नमस्कार। मैं विनीत लाल आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। ये वीडियो मैं खासकर अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ जो कि यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, खास करके वो जो अभी बीए और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, एज लिमिट कुछ है क्या, उसका अटेम्प्ट कुछ है क्या, कितने बार दिया जा सकता है एग्ज़ाम्स को, इसके बारे में उसके सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी है क्या, उसका क्या पैटर्न है। मोटे तौर पर एक यूजीसी नेट में जेआरएफ होता है, जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको कहा जाता है, और स्कोप क्या है। यूजीसी नेट पास करने से विद्यार्थियों या छात्रों को क्या प्राप्त हो सकता है, क्या किया जा सकता है उसके बाद। तो इन सब के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब करूँ। भारत में वर्तमान में 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। उनमें से लगभग 48 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा हासिल है। इन सब जगहों पे अगर आपको पढ़ाना है, अगर वहाँ पे प्रोफेसर बनना है, वैसे तो प्रोफेसर बाद में बनते हैं, शुरुआत में कोई भी जो उम्मीदवार होता है, कोई भी जो कैंडिडेट होता है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर बनता है। तो किसी भी यूनिवर्सिटीज़, किसी भी कॉलेजेस, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वहाँ पे फैकल्टी बनने के लिए, वहाँ पे टीचर बनने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए। आमतौर पे माना जाता है कि यह एक जो क्षेत्र है, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, यह बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है और इसके जो वेतनमान है, इसके जो सैलरीज है, वह भी भारत में वन ऑफ द बेस्ट सैलरी माना जाता है। तो भारत में यूजीसी नेट की शुरुआत जो है 1989 में हुआ था। 1989 के बाद से ये परीक्षा ली जाने लगी। यूजीसी नेट है क्या? तो यूजीसी बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह एक ऐसा संगठन है जो कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ काम करता है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को बनाया गया है, उसको रेगुलेट करने के लिए, वहाँ पे किस तरीके के नियम कानून चलेंगे, उसको मान्यता प्रदान करने के लिए, उसको अनुदान देने के लिए, ग्रांट देने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था 1956 में। उसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही ये तय करता है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 1989 के बाद से यूजीसी एक एग्जामिनेशन को लेना शुरू किया जिसको कहा जाता है नेट, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे पढ़ाना है तो केवल 3 तरीके से ही वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। 3 योग्यता, आपको उन 3 में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एक, आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास किसी भी स्टेट का सेट होना चाहिए, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और तीसरा, पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए, यानी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इन 3 में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। तो तीनों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं। सेट क्या होता है? SET, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा जो होता है, सेट जो होता है, वह स्टेट अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए वह टेस्ट लेता है। वैसे अभी आजकल आप देखोगे तो बहुत कम वह स्टेट बच गए हैं जो कि सेट का एग्ज़ाम लेता है। उसका मुख्य कारण ये है कि आजकल नेट के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करने लगे हैं। तो नेट
मिल जाने के कारण सेट की अब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी सेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। लेकिन सेट की लिमिटेशन क्या है कि अगर किसी स्टेट का आप सेट का एग्ज़ाम पास करोगे तो उस स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में ही पढ़ाने के लिए आप योग्य होगे। माने कि अगर हिमाचल प्रदेश के सेट के एग्ज़ाम को आपने पास किया, कोई भी हिमाचल प्रदेश का जो उम्मीदवार है, कोई भी जो उसका वहाँ का डोमिसाइल है, अगर वह हिमाचल प्रदेश सेट का एग्ज़ाम पास करता है तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस होंगे वह वहीं के लिए योग्य होगा। बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगे या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगे वहाँ पर वह योग्य नहीं होगा। दूसरा, पीएचडी। यूजीसी ने जिसके पास पीएचडी की डिग्री होती है उसके लिए यूजीसी नेट को एग्ज़ाम पास करने की छूट प्रदान किया है। लेकिन पीएचडी की जो डिग्री है वह 2009 के रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए। बेसिकली यूजीसी ने 2009 में एक रेगुलेशन लेकर आया था जिसके तहत कुछ पैरामीटर तय किए गए थे कि पीएचडी इन बिंदुओं के आधार पर होना चाहिए। तो 2009 के अनुसार जिस कैंडिडेट के पास पीएचडी की डिग्री होगी उसके लिए यह छूट होगा कि वह नेट का एग्ज़ाम पास करें। तीसरा, नेट कि अगर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हो, आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट होता है, तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, भारत के किसी भी कॉलेजेस में, भारत के किसी भी संस्थान में पढ़ाने के योग्य होते हो। आपको यूजीसी एलिजिबल करता है, आपको योग्य करता है कि आप वहाँ के फॉर्म भर सको। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेट की एग्ज़ाम पास करने से ही केवल किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप केवल उस यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो वैकेंसीज आती है वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो और उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसके तहत आपको जाना होगा। कोई जो यूनिवर्सिटी होता है वो एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है, कोई जो यूनिवर्सिटी होता है वो केवल साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यू लेता है, तो उसके अनुसार आपको जाना होगा। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम ये 3 में से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। अभी हाल में 2018 के यूजीसी रेगुलेशंस के अनुसार एक नया चीज़ लाया गया है कि अब 2021 से, जुलाई 2021 के बाद से यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स में पढ़ाने के लिए मिनिमम पीएचडी होना ज़रूरी है। कॉलेजेस में पहले के जैसा ही वो रहेगा कि कॉलेजेस में केवल एमए और नेट का डिग्री होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको पीएचडी होनी चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को उदाहरण हम लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, बीए की पढ़ाई होती है, बीएससी की पढ़ाई होती है, बीकॉम की पढ़ाई होती है। वहाँ जो कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 75 से 80 कॉलेजेस हैं। और एक होता है जो एमए, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई होती है, तो वो डिपार्टमेंट के लेवल पे होता है जो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करता है। तो कॉलेजेस में जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कॉलेजेस के लिए केवल एमए और नेट का ही आपको योग्यता होनी चाहिए। लेकिन 2021 जुलाई से अगर डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ाना है तो उसके लिए पीएचडी होना ज़रूरी होगा। तो जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है? योग्यता ये रखा गया है कि उम्मीदवार के पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। उम्मीदवार एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है, जो भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसमें आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वह होना चाहिए। अगर वह जनरल कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स मिनिमम उसके होने चाहिए, और अगर वह ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 50% मिनिमम मार्क्स एमए में उसके होने चाहिए। उसके अलावे
उसका एज लिमिट कुछ है क्या? अगर एज लिमिट की बात करें कि कोई मैक्सिमम या मिनिमम एज लिमिट है क्या, तो यूजीसी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता है इस एग्ज़ाम के बारे में। कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं है। मतलब कि एक उम्मीदवार कितना भी उसका उम्र हो वह इस परीक्षा को भर सकता है, वह इस परीक्षा को दे सकता है। इसमें कोई एज बार नहीं है। अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट दिया जा सकता है, कुछ ऐसी व्यवस्था यूजीसी के द्वारा किया गया है क्या? तो नहीं, कोई भी अटेम्प्ट इसमें नहीं रखा गया है कि मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दिया जा सकता है। मतलब कि एक उम्मीदवार कितने बार भी वह इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, वह इस एग्ज़ाम को दे सकता है। वैलिडिटी, इसका कितना मान्यता होता है। जब एक कैंडिडेट अगर यूजीसी नेट को एग्ज़ाम पास करता है तो सर्टिफिकेट का जो मान्यता है वह आजीवन होता है, उसकी कोई वैलिडिटी का लिमिटेशंस नहीं होता है। एक बार आप पास करते हो वह सर्टिफिकेट हमेशा ही वैलिड होता है। अब बात करते हैं पैटर्न का। इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? तो एग्जामिनेशन का पैटर्न बेसिकली आजकल जो है वह एग्ज़ाम 2 पेपर्स में लिए जाते हैं। पहले 3 पेपर्स में लिए जाते थे, लेकिन 2018 के बाद इसमें चेंजेज, पिछले 3-4 साल के पहले इसमें कुछ चेंजेज आए हैं और अब 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वह कॉमन पेपर होता है जिसको जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वह सभी सब्जेक्ट जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो सबके लिए एक ही पेपर होता है। उसमें बेसिकली रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, थोड़े बहुत मैथ्स पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत जीएस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है, मोर देन 70% जो क्वेश्चंस पेपर 1 के जो होते हैं वह होता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होता है जो 2-2 नंबर के होते हैं, तो टोटल जो पेपर 1 का मार्क्स होगा 100। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब अगर आप कोई गलत जवाब देते हो तो उसके लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। दूसरा पेपर 2 है। पेपर 2 है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर होता है, जो जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और जिस सब्जेक्ट में आपने नेट का फॉर्म भरा है उसका वह स्पेशलाइजेशंस का सेकंड पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और वह 200 मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 100 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 200 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। ये 150 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरीके से ये इसका पैटर्न रखा गया है और इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में किस तरीके से और एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में कभी और हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा शायद आप लोगों ने सुना होगा JRF और SRF। JRF क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एक होता है SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या होता है? यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, अगर अभी देखें तो भारत में जून 2019 के डेटा के अनुसार 11 लाख लोग फॉर्म भरे थे। उसमें से लगभग 7 लाख लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम्स में और जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो संख्या थी वो लगभग 60,000 था, 60,000। और JRF जो यूजीसी ने दिया वह दिया है 4500 को, 4500 को, पूरे सब्जेक्ट्स मिला करके 4500 कैंडिडेट्स को JRF दिया गया है। JRF क्या होता है? JRF बेसिकली भारत सरकार जो है शोध को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्टाइपेंड का एक प्रोविजंस रखा है, फेलोशिप प्रदान करने का एक प्रोविजंस रखा है। तो इसका मतलब है कि यूजीसी नेट की परीक्षा में जो टॉप रैंकर्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, उनको यूजीसी JRF देती है। उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, जो कि 5 सालों के लिए होता है, 5 साल के लिए वह दिया जाता है। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि आपको MPhil या PhD में एडमिशन्स लेने होंगे। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको MPhil और PhD में एडमिशन लेना होगा अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो तो। और अगर आप MPhil और PhD में एडमिशन्स लेते हो तो आपको JRF क्वालिफाई करने के बाद यूजीसी के द्वारा उस यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से मंथली फेलोशिप दिया जाता है। अभी जो फेलोशिप का जो अमाउंट है वह है 31,000, 31,000 रुपया प्रति माह, प्लस अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो HRA दिया जाता है। HRA उस बेसिस पे दिया जाता है कि
जिस सिटी में जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार 8%, 16% या 24%, और उसके अलावे ईयरली बेसिस पे कंटिजेंसी का भी प्रोविजंस रखा गया है। 10,000 रुपये का कंटिजेंसी दिया जाता है कि आपको किताब खरीदना है, आपको कुछ जेरोक्स करवाना है, प्रिंट करना है, आपको पेन ड्राइव खरीदना है, ऐसे इंटरनेट के लिए, अखबार के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए आपको 10,000 रुपया प्रति वर्ष कंटिजेंसी दिया जाता है। मतलब 31,000 प्रति माह प्लस HRA प्लस 10,000 का कंटिजेंसी, ये GRF जो है 2 साल के बाद वह कन्वर्ट हो जाता है SRF के रूप में, जिसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में आप MPhil या PhD कर रहे हो और अगर आपका जो काम है वह ठीक ठाक अगर है तो आपको 2 साल के बाद वह सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपका जो अमाउंट है उसको वह बढ़ा दिया जाता है और आप जो अमाउंट 31,000 जो था वह 35,000 हो जाता है। 35,000 पर मंथ, प्लस अगर हॉस्टल में नहीं रहते हो तो HRA, और प्लस कंटिजेंसी जो 10,000 दिया जाता था उसको बढ़ा करके 20,500 पर एनम कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि शोध को बढ़ावा देने के लिए, कि इस एज में जबकि अब लोगों को लगता है कि पारिवारिक एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है तो वह शोध करने के लिए, PhD करने के लिए वह एक स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए एक व्यवस्था किया गया। लेकिन यह 5 साल के लिए सीमित होता है। 5 साल के बाद आपका JRF और SRF बंद हो जाएगा। इसका स्कोप क्या है? UGC नेट का स्कोप अगर देखें तो बेसिकली यह तीन चीज़ें बेसिकली आप कर सकते हो। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी कॉलेज में फैकल्टी बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की। दूसरा, इसके एग्ज़ाम से आप JRF क्वालिफाई करते हो तो आपको फेलोशिप मिलता है जो कि रिजनेबल अमाउंट आपको मिलता है। और तीसरा, आजकल 2016 के बाद भारत सरकार ने यह तय किया है कि जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं, जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे भी अगर किसी को कोई नियुक्ति करना है तो UGC नेट के मार्क्स के हिसाब से वहाँ पे नियुक्ति की जा सकती है। तो यह भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है। तो ये एक ओवरऑल एक पिक्चर था UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। यह जो UGC नेट एग्ज़ाम है वह बहुत मुश्किल नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। एक नियम के तहत अब ऐसा रखा गया है कि 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाता है इस एग्ज़ाम में। 6% किससे? तो 6% जितने लोग अपीयर होते हैं उसमें 6% को नेट क्वालिफाई करवाया जाता है। तो अगर एक उदाहरण ले तो अगर मान लिया जाए 1,000 लोग किसी भी सब्जेक्ट में, अगर मान लिया जाए पॉलिटिकल साइंस में 1,000 लोग अपीयर होते हैं तो उसके 6% जो है वह नेट क्वालिफाई करेगा, तो लगभग 60 लोग नेट क्वालिफाई करेगा। और उसमें से जो 60 लोग नेट क्वालिफाई करेगा उसके जो टॉप 6% होंगे उसको JRF के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो 60 का 6% लगभग 3.6, मतलब 4 लोगों को JRF मिलेगा। ऐसी एक व्यवस्था रखी गई है। तो आजकल जो व्यवस्था है उसके तहत ये है कि ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है अगर ठीक से तैयारी किया जाए। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो जो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट से, लगभग उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। जो MCQ आप कहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं दोनों ही पेपर में। 4 विकल्प होते हैं और 4 विकल्प में से एक सही विकल्प होता है, उसको आपको जवाब देना होता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से जो ये पूरी व्यवस्था है UGC नेट के बारे में आपको अभी मैंने बताया। इसके अलावा ये बेसिकली UGC जो नेट है वह ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी 84 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और 2018 से अगर आप देखें तो जो पहले UGC यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से जो एग्ज़ाम लेती थी, 2018 में उसको अब NTA को दे दिया गया है, नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार ने एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाया है जो कि केवल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। तो 2018 के बाद इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट करने लगी है। ये जो 84 सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेसिकली सारे के सारे सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैनेजमेंट, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब के भी एग्ज़ाम्स यूजीसी जो नेट है उसके द्वारा ही कंडक्ट होता है। उसके अलावा एक जो बाकी बचे जो साइंसेज है, जो नेचुरल साइंसेज है, उसके लिए CSIR नेट की व्यवस्था की गई है। पहले एक CSIR एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी था वह एग्ज़ाम कंडक्ट करता था नेट के लिए, लेकिन अब उसको भी NTA को दे दिया गया है। उसको NTA CSIR नेट कहा जाता है, जो साइंसेज में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। वह 5 सब्जेक्ट कौन सा है? अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड वन मोर लाइफ साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट का CSIR कंडक्ट करती है और बाकी 84 सब्जेक्ट के UGC कंडक्ट करती है ये एग्ज़ाम। कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो, इसका मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, JRF के लिए एज लिमिट किया गया है। अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है और JRF का फेलोशिप लेना है तो JRF के लिए मैक्सिमम एज जो रखा गया है वह 30 साल रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स, मतलब कि 30 साल तक ही आप JRF का जो क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके अलावे OBC, SC, ST और विमेन कैंडिडेट के लिए यह जो एज का रिलैक्सेशन है 5 साल दिया गया है, तो 35 साल तक उनको JRF का एग्ज़ाम मतलब एक JRF क्वालिफाई कर सकते हैं वो लोग। तो ये सारी व्यवस्था है UGC नेट के बारे में। तो ये ओवरऑल पिक्चर है। बाकी जो भी और अगर कोई क्वेरी है आपको इस